नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। आज हम राजस्थान के भूगोल की प्रश्नोत्तरी में राजस्थान का एक सामान्य परिचय के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हम प्रश्नोत्तर स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आया है हमारे यहाँ पर, राजस्थान प्रदेश को रामायण काल में वाल्मीकि ने क्या कहा है। तो रामायण काल की बात कर रहे हैं हम, तो क्या ब्रह्मवर्त का है, मरुकांतार का है, राजस्थानादित्य का है या राजपूताना का है। तो हमारा सही आंसर इसका होगा राजस्थान को रामायण काल में मरुकांतार कहा है। तो यहाँ पर ब्रह्मवर्त है। ब्रह्मवर्त किसमें कहा है? ब्रह्मवर्त कहा है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त कहा है। यहाँ पर राजस्थानादित्य किसमें मिलता है? ये बसंतगढ़ है। बसंतगढ़ में राजस्थानादित्य नाम मिलता है। और राजपूताना जॉर्ज थॉमस हैं जो इसने इस प्रदेश का नाम राजपूताना नाम दिया। तो चलो इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम लिखित उल्लेख मिलता है। तो प्राचीनतम लिखित उल्लेख किसमें मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, पाली शिलालेख में मिलता है, गोसुंडी शिलालेख में मिलता है या बड़ली के शिलालेख में मिलता है। तो यहाँ पर हमारा प्राचीनतम लिखित उल्लेख हमें बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। चलो गोसुंडी शिलालेख, ये किसका शिलालेख है? ये भारत का प्राचीनतम है। भारत का क्या है? प्राचीनतम। हमें किसका पूछ रहा है? राजस्थान शब्द का है। बड़ली का शिलालेख किसका प्राचीनतम है? ये राजस्थान का है। ये तो राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। और बसंतगढ़ शिलालेख राजस्थान शब्द का है। ये बात हमें ध्यान रखना है। चलो इसके बाद में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में किया जाता है? तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख क्या राजरूपक में मिलता है या मारवाड़ परगना विगत में मिलता है, मोणोद नैणसीरी ख्यात में मिलता है या फिर मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है? तो इस हिसाब से राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मोणोद नैणसीरी ख्यात में मिलता है। किसमें मिलता है? मोणोद नैणसीरी ख्यात में। राजरूपक में भी राजस्थान शब्द का मिलता है। राजरूपक ये वीरभान की, किसकी है? वीरभान की। इसमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन दोनों में इसमें तो क्या है 1731 के अंतर्गत इसमें मिलता है, जबकि हमारे इसके अंतर्गत नैणसी वाले में 1665 में मिलता है। तो सर्वप्रथम किस में मिलता है? मोणोद नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ परगना विगत, ये किसकी रचना है? ये नैणसी की रचना है। ये मारवाड़ परगनारी विगत और मोणोद नैणसीरी ख्यात, ये दोनों नैणसी की रचना है। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये किसकी रचना है? ये फ्रैंकलिन की रचना है।
इसके बाद में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान शब्द का पहला प्रयोग कर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का पहला प्रयोग करता है। क्या जॉर्ज थॉमस है, कर्नल जेम्स टोड है, विलियम फ्रैंकलिन है या विलियम क्रूक है? तो यहाँ पर जो राजस्थान शब्द का पहला प्रयोगकर्ता कर्नल जेम्स टोड है। इसने राजस्थान शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था। जॉर्ज थॉमस हैं, इसने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। और यह बात विलियम फ्रैंकलिन ने इनकी एक पुस्तक है इनकी, जिसके अंतर्गत ये बात कही है कि स्वतंत्र रूप से राजपुताना शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया है। तो वह कौन है? जॉर्ज थॉमस। यह बात फ्रैंकलिन ने कहा है कि राजपुताना शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने नहीं, जॉर्ज थॉमस ने कहा था। राजपुताना किसका कहा था? कर्नल जेम्स थॉमस ने कहा था। यह बात विलियम फ्रैंकलिन ने कहा था। इनकी पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या था? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये इनकी पुस्तक का नाम है। तो यह बात इन्होंने कही थी। इसके बाद में द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, ये किसकी पुस्तक है? ये 1829, ये कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। इस पुस्तक के अंतर्गत ही ये राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। इस पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसके दो भागों में प्रकाशित है, एक 1829 में, एक 1832 में। ये द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत, यह इसी पुस्तक का दूसरा नाम है। इसके लेखक हैं विलियम क्रूक। ये इसके लेखक हैं। विलियम क्रूक ने इनके गुरु यति चंद्र को ये पुस्तक भेंट दी थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? 1 नवंबर 1956 को, 15 अगस्त 1947 को, 25 मार्च 1948 को या 26 जनवरी 1950 को? तो संवैधानिक मान्यता की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को मिली। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप, ये राजस्थान का वर्तमान स्वरूप में आया था। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? हमारा देश आज़ाद हुआ था। 25 मार्च 1949 को क्या हुआ? 25 मार्च 1949 को सेकंड चरण था। ये किसका? एकीकरण का सेकंड चरण था, जिसके अंतर्गत राजस्थान शब्द जुड़ा था। कब जुड़ा था? 25 मार्च 1949 को। लेकिन संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली। इसके बाद में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान, भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है?
भारत के अंतर्गत उत्तर पूर्व ईशान कोण है, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण है, उत्तर पश्चिम दिशा वायव्य कोण है या दक्षिण पूर्व दिशा आग्नेय कोण है। तो किस में पूछ रहा है? भारत में। भारत में उत्तर पश्चिम दिशा है, वायव्य कोण है। भारत में पूछ रहा है तो उत्तर पश्चिम दिशा वायव्य कोण। इन कोणों को ठीक से समझते हैं। चलो यहाँ पर उत्तर और पूर्व के अंतर्गत ईशान कोण आता है। उत्तर और पूर्व के अंतर्गत कौन सा कोण आता है? ईशान कोण उत्तर पूर्व में। तो इसमें विश्व के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति इस कोने में आती है। उत्तर पश्चिम में वायव्य कोण है। तो भारत के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति यहाँ पर आती है। पश्चिम और दक्षिण दिशा में नैऋत्य कोण है। दक्षिण पश्चिम में ये एशिया के अंतर्गत स्थिति आती है। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति यहाँ पर आती है। और दक्षिण पूर्व में आग्नेय कोण है। आग्नेय कोण में राजस्थान की स्थिति नहीं आती है। इसके बाद में चलो राजस्थान की स्थिति हम विस्तार के अनुसार देखें तो गोलार्ध में राजस्थान कहाँ पर आता है? गोलार्ध में राजस्थान ये इस वाले हिस्से में आता है। यहाँ पर एशिया की बात करें तो एशिया में राजस्थान इस वाले हिस्से में आता है। और भारत के अंतर्गत राजस्थान इस वाले हिस्से में आता है, यहाँ पर आता है। इस तरह से ये हमारा राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान की स्थिति है 2303 उत्तरी अक्षांश से 2303 उत्तरी अक्षांश से 3012 दक्षिणी अक्षांश। 2303 उत्तरी अक्षांश से 3012 उत्तरी अक्षांश। 23.5 उत्तरी अक्षांश से 3012 दक्षिणी अक्षांश और 23.5 उत्तरी अक्षांश से 3012 उत्तरी अक्षांश। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर 2303 उत्तरी अक्षांश से 3012 उत्तरी अक्षांश, ये वाला सही होगा। इसके अंतर्गत यहाँ पर दक्षिणी आ गया, ये गलती है। यहाँ पर 23.5 ये आ गया, ये गलती हो गई। 2303 से हमारा आंसर सही है। इसके बाद में राजस्थान की स्थिति, देशांतरीय स्थिति की बात कर रहे हैं तो 69-30 पूर्वी देशांतर से 78-60 पूर्वी देशांतर, 69-03 पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर, 69-30 पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर, 69-30 उत्तरी अक्षांश से 78-17 उत्तरी अक्षांश। तो इसमें हमारा सही आंसर है 69-30 पूर्वी देशांतर से 78 पूर्वी देशांतर। तो ये वाला आंसर हमारा एकदम सही है। इसके बाद में यहाँ पर ये 60 आ गए, यहाँ पर 03 आ गया, यहाँ पर उत्तरी अक्षांश आ गया, जबकि ये देशांतर स्थिति है। तो इसके बाद में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर और गंगानगर। तो अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से ज्ञात करें तो हमें 23.5 डिग्री धौलपुर से चलते हैं। तो 2303 23.5 पे तो कर्क रेखा निकलती है। तो धौलपुर में
धौलपुर सॉरी मतलब नीचे बांसवाड़ा से चलते हैं तो बांसवाड़ा में कितनी आएगी 2303 आएगी। बांसवाड़ा में कितनी आएगी 2303 नीचे तो ऊपर कितनी है 3012 ऊपर कौन सा है गंगानगर में 3012 हो गया। जैसलमेर से धौलपुर तक जैसलमेर में देशांतर स्थिति कितनी है 6930 से धौलपुर में सॉरी गलती हो गया गलत बनने में आ गया। यहाँ से बांसवाड़ा की बात करेंगे तो बांसवाड़ा नीचे है तो 2303 बांसवाड़ा आ गया। गंगानगर की बात करेंगे तो गंगानगर ऊपर क्या है 23 से 3012 तो ये गंगानगर आ गया। जैसलमेर 6930 पूर्व से और धौलपुर में 69 से 18 तक ये 18 तक पहले निशान गलती लग गया ना ये हमारा आएगा। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के कौन से ज़िले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान से क्या जालोर से कर्क रेखा गुजरती है या बांसवाड़ा से गुजरती है सिरोही से गुजरती है या झालावाड़ से गुजरती है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा बांसवाड़ा से गुजरती है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों से कर्क रेखा का संबंध है। डूंगरपुर से सीमा बनाती हुई निकलती हैं कर्क रेखा लेकिन बांसवाड़ा के बीचों बीच से ये रेखा निकलती है। इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में।